आजकल अगर मार्वल की बात हो और आयरन मैन की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और आयरन मैन की कैरेक्टर को फेमस करने में रॉबर्ट डॉनी जूनियर का सबसे बड़ा हाथ है। आयरन मैन का कैरेक्टर लगभग 50 साल पहले बना था और इस कैरेक्टर को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितनी स्पाइडरमैन या फिर बैटमैन जैसे कैरेक्टर को मिली है। लेकिन जब से रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने आयरन मैन का रोल प्ले करना शुरू किया है, तब से ये पासा पूरा ही पलट गया है और आजकल आपको हर दूसरा या तीसरा बंदा आयरन मैन का फैन जरूर मिल जाएगा। तो अगर आप आयरन मैन के फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम बात करने वाले हैं आयरन मैन के बारे में 43 ऐसे फैक्ट्स जो शायद से आपको पता ना हो। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ये मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन से फैक्ट्स आपको नहीं पता थे। और हाँ, अगर आप मार्वल के फैन हैं और चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सही जगह हैं। ऐसी अमेजिंग वीडियोस को मिस नहीं करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलना। तो चलिए देखते हैं। आयरन मैन का कैरेक्टर करीब 50 साल से है और मार्वल कॉमिक्स में कई सारे यूनिवर्सेस हैं जिसमें कई सारे टोनी स्टार्क्स हैं। तो ये गिन पाना कि टोनी ने एक्चुअली कितने आयरन मैन के सूट्स बनाए हैं ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम अर्थ 616 की बात करें जो कि ओरिजिनल मार्वल यूनिवर्स है, उसमें टोनी अभी मार्क 53 पे है। तो इस बात को यहीं छोड़ देते हैं कि टोनी ने कम से कम 100 से ज्यादा सूट्स तो बनाए होंगे। आयरन मैन के आर्मर को रियल लाइफ में बनाने की भी काफी कोशिश हो चुकी है। ह्यूमन यूनिवर्सल लोड कैरियर एक एक्सोस्केलेटन है जो 90 kg वेट उठा सकता है और 16 km/h की स्पीड से दौड़ सकता है। और रिचर्ड एम ब्राउनिंग ने एक सूट बनाया है जिसमें 6 माइक्रोजेट इंजन लगे हैं जो कि उसको जमीन से 10 फीट ऊपर उठा सकते हैं। तो कोशिश तो जारी है, देखते हैं आगे क्या होता है। क्या आपको पता है कि सुपीरियर आयरन मैन कॉमिक बुक सीरीज में टोनी स्टार्क एक विलन है जिसमें वो दुनिया को एक फ्री ड्रग देता है जिसका नाम एक्सट्रीमिस्ट होता है जो कि लोगों को इमॉर्टल बना देती है। लेकिन उसके बाद टोनी उस ड्रग के यूज के लिए दिन का $100 चार्ज करना शुरू कर देता है। भाई बिजनेसमैन तो वो है ही। मार्वल कॉमिक्स में एक यूनिवर्स ऐसा है जिसमें टोनी एज अ गर्ल बॉर्न होता है और उसका नाम होता है नताशा स्टार्क और बाद में चल के वो आयरन वुमेन बनती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आगे चल के उसे कैप्टन अमेरिका से प्यार हो जाता है और वो उसी से शादी करती है। ये थोड़ा अजीब सा हो गया। अगर आपने आयरन मैन की फिल्म्स देखी हैं तो जार्विस जो कि टोनी का खुद का एयर सिस्टम है उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। लेकिन मार्वल कॉमिक्स में जार्विस एक्चुअली में एक बंदा है और उसका पूरा नाम है एडविन जार्विस जो कि एक बटलर है जिसने टोनी की देखभाल की थी जब उसके पेरेंट्स मर गए थे। जब आयरन मैन का सूट फुल पावर पे होता है तो वो 100 टन वेट उठा सकता है। 100 टन कितना होता है पता है? 100 टन होता है 90,000 kg। और अभी तक तो मैं हल्क बस्टर पे गया ही नहीं। अगर हल्क बस्टर की बात करें तो हल्क बस्टर 175 टन वेट उठा सकता है। 175 टन अराउंड 1,60,000 kg होता है। मतलब समझ जाओ कि रॉ पावर की तो कोई कमी नहीं है। आयरन मैन 1 में आपने देखा होगा कि टोनी अपना सूट अफगानिस्तान के केव में बनाता है, लेकिन एक्चुअली में कॉमिक्स में टोनी ये सूट वियतनाम के केव में बनाता है जहाँ पे उसे किडनैप करके रखा गया था। टोनी जितना स्मार्ट है उतना वीटी भी है। एग्जाम्पल के लिए आप जार्विस को ले सकते हो। जार्विस की फुल फॉर्म है जस्ट अ रैदर वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम। सही खेल गया मैंचो। इंटेलिजेंस के मामले में टोनी स्टार्क का तो कोई जवाब ही नहीं है। 15 साल की एज में टोनी MIT चला गया था और 20 साल की एज में उसने फिजिक्स और इंजीनियरिंग में अपनी मास्टर्स भी कंप्लीट कर ली थी। एरिया 51 के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कुछ लोग मानते हैं कि गवर्नमेंट वहाँ पे एलियंस को छुपाती है। तो मैं आपको बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स में इस प्रॉपर्टी को टोनी स्टार्क ओन करता है और टोनी ने एरिया 51 का यूज अब तक सिर्फ रियलिटी स्टोन को छुपाने के लिए ही किया है। 1974 में स्टैन ली ने एक आयरन मैन की ड्राइंग देखी थी और उसने आर्टिस्ट से पूछा था कि उसकी हेलमेट पे नाक क्यों नहीं है। इसका आंसर तो काफी सिंपल है क्योंकि हेलमेट है तो नाक कैसे होगी। लेकिन उसके बाद आने वाली कुछ ड्राइंग्स में आयरन मैन के हेलमेट पे नाक बनी थी, लेकिन बाद में स्टैनली को समझ आ गया कि वो कितना अजीब लग रहा है और उन्होंने उसको हटवा दिया। जब टोनी को ये रियलाइज हुआ कि बिना सूट के वो इतना पावरफुल नहीं है तो उसने कैप्टन अमेरिका से बोला था कि उसको फाइट करना सिखा दे ताकि वो किसी भी सिचुएशन में अपना डिफेंस कर सके। जस्ट इमेजिन अगर ये सीन MCU में होता, मजा ही आ जाता। स्टैनली ने काफी सारे मार्वल कैरेक्टर्स बनाए हैं और आयरन मैन भी उन्हीं में से एक है। लेकिन शायद आपको ये पता ना हो कि जब आयरन मैन पहली बार कॉमिक्स में दिखा था तो उसको स्टैनली ने नहीं लिखा था, उसको लैरी लीबर ने लिखा था। टोनी स्टार्क अपनी लाइफ में ना जाने कितनी पोजीशंस पे रह चुका है और उन्हीं में से एक पोजीशन है डायरेक्टर ऑफ शील्ड। और डायरेक्टर ऑफ शील्ड बनने के लिए टोनी को मारिया हिल ने सजेस्ट किया था जब मार्वल कॉमिक्स में सिविल वॉर की स्टोरी लाइन चल रही थी। मार्वल कॉमिक्स में सिविल वॉर 2 की स्टोरी लाइन के बाद टोनी स्टार्क की फिजिकल बॉडी बहुत ही खराब शेप में थी, लेकिन उसने अपने दिमाग को बचा के रखा था और खुद को एक जार्विस जैसे AI में ट्रांसफर कर दिया था। मार्वल कॉमिक्स में एवेंजर्स के कई सारे वर्जन्स हैं और आयरन मैन उनमें से ज्यादातर का हिस्सा है। ओरिजिनल एवेंजर्स का मेंबर तो वो है ही, साथ ही साथ वो वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स, न्यू एवेंजर्स, माइटी एवेंजर्स और द फोर्स वर्क्स का भी हिस्सा है। ये कुछ ज्यादा एवेंजर्स नहीं हो गए। इसकी बात हम किसी और दिन एवेंजर्स के फैक्ट्स में करेंगे।
क्या आपको पता है कि मार्वल कॉमिक्स में आयरन मैन ने अर्थ को छोड़ के गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ज्वाइन कर लिया था। फिलहाल के लिए एमसीयू में आयरन मैन का गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमने गार्डियंस और आयरन मैन को एक साथ काम करते हुए तो देख ही लिया है। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना कि आयरन मैन के हेलमेट पे नोज बना दी थी। करीब करीब उसी टाइम पे आयरन मैन के सूट का एक ऐसा वर्जन बनाया गया था जिसमें जेट पावर्ड रोलर स्केट्स थे जो कि 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकते थे, लेकिन बाद में इस आइडिया को कैंसिल कर दिया। एक वेबसाइट है मैचेबल, जिसमें उन्होंने टोनी स्टार्क की जितनी भी चीजें हैं उनकी वर्थ लगाई थी, जिसमें उसकी सूट्स, उसके कार्स और उसके घर सबको मिला के टोटल कॉस्ट आई थी $10 बिलियन। तो अगर आपके पास उतना पैसा है तो अपने दोस्तों को बोल दो कि भाई तुम ही आयरन मैन हो। मार्वल कॉमिक्स में जब यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट स्टार्क की टेक्नोलॉजी और सूट्स को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही थी तो उन्हें कोई ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रही थी। तब यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट ने टोनी को सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बना दिया था। आयरन मैन का डेब्यू टेल्स ऑफ सस्पेंस के इशू 39 में, जो कि 1963 में रिलीज हुआ था, हो चुका था, लेकिन आयरन मैन को अपना खुद का स्टैंड अलोन इशू 1968 में मिला। स्टैनली ने ये कहा है कि उन्होंने आयरन मैन का कैरेक्टर अपने आप को चैलेंज करने के लिए बनाया था, क्योंकि 1960s के टाइम पे लोग जो थे वो वॉर के खिलाफ थे। तो सीधी सी बात है कि टोनी स्टार्क जैसे कैरेक्टर उनको पसंद नहीं आना चाहिए था, लेकिन उल्टा हुआ, वो मार्वल के मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक बन गया। कॉमिक्स में आयरन मैन का एक वर्जन है जिसे आयरन लैंटर्न कहते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, मैंने आयरन लैंटर्न कहा। और ये कोई फैन मेड कैरेक्टर नहीं है। 1996 में जब डीसी और मार्वल ने मिलकर अमेलगम कॉमिक्स निकाली थी तो उसमें हमें ये कैरेक्टर देखने को मिला था। बस एमसीयू और डीसीयू मिलके कुछ ऐसा कमाल कर दे तो मजा ही आ जाए। मानो या ना मानो, पर एक ऐसा टाइम आ गया था जब मार्वल फैंस ने आयरन मैन को हेट करना शुरू कर दिया था। मैं मार्वल कॉमिक्स की सिविल वॉर के टाइमलाइन की बात कर रहा हूँ, जब आयरन मैन ने बाकी सुपर हीरोज को हंट करना शुरू कर दिया था क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर नहीं किया था। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला, लेकिन आप तो ये जानते ही हैं कि एमसीयू पूरी तरह से कॉमिक्स को फॉलो नहीं करता। इसे कमेंट करके जरूर बताना कि आप टीम कैप से हो या फिर टीम आयरन मैन से। आयरन मैन सबसे पॉपुलर सुपर हीरो भले ही ना हो, लेकिन अब वो इस रेस में ज्यादा पीछे नहीं है। IGN की टॉप 100 कॉमिक बुक हीरोज ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में आयरन मैन नंबर 12 पे है और टॉप 25 बेस्ट मार्वल सुपर हीरोज की लिस्ट में आयरन मैन नंबर 10 पे है। और आप तो जानते ही हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ रॉबर्ट डॉनी जूनियर का है। आप ये तो जानते ही होंगे कि आयरन मैन कॉमिक्स में लेडीज के बीच बहुत पॉपुलर है। भाई बंदा प्लेबॉय है अपना। कॉमिक्स तो छोड़ो, आयरन मैन रियल लाइफ में भी लेडीज के बीच बहुत पॉपुलर है। स्टैनली ने बोला है कि उनको आयरन मैन के बारे में लड़कियों से बहुत ज्यादा फैन मेल आते थे, जबकि उस टाइम पे ज्यादातर फैन मेल्स लड़कों के ही होते थे। मार्वल कॉमिक्स के आयरन मैन के 17th इशू में हमें ये पता चलता है कि हॉवर्ड और मारिया स्टार्क ने एक्चुअली में टोनी को अडॉप्ट किया था और टोनी से पहले भी उनका एक बेटा था जिसका नाम था आर्नो, जो उनकी डेथ के बाद छुपा हुआ है। जबकि एमसीयू की मूवीज में ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर है भी तो अब तक बताया नहीं है। टोनी स्टार्क ने मार्वल कॉमिक्स में आयरन मैन का मेंटल रीरी विलियम्स को दे दिया था, जो कि एक 15 साल की जीनियस लड़की है जिसने MIT से ग्रेजुएट किया है जैसे कि स्टार्क ने किया था, और उसने अपना खुद का आयरन मैन का सूट बनाया था। आपको क्या लगता है कि एमसीयू में नेक्स्ट आयरन मैन कौन होना चाहिए? ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मूवीज की तरह ही कॉमिक्स में भी आयरन मैन अवेंजर्स के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था, लेकिन वो अवेंजर्स की टीम थोड़ी सी डिफरेंट थी। उस टीम में हल्क, एंटमैन, थॉर, वॉस्प और आयरन मैन थे। यकीन नहीं हो रहा ना कि कैप्टन अमेरिका नहीं थे? मुझे भी नहीं हुआ था। एक बार टोनी स्टार्क ने अपने दिमाग को पूरी तरह से रिबूट कर दिया था, और उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम पे जो शील्ड का डायरेक्टर था वो नॉर्मन ऑसबॉर्न था, और जिसको हम ग्रीन गॉब्लिन के नाम से भी जानते हैं, जो कि टोनी के दिमाग में घुस के बाकी सुपर हीरोज की आइडेंटिटीज को पता करना चाहता था। लेकिन अपने टोनी भैया ने ऐसा होने नहीं दिया, और अपने दिमाग को रिबूट करने के बाद टोनी को काफी ज्यादा ब्रेन डैमेज भी हुआ था। अपने टोनी भैया ने ना जाने कितने टाइप के ही आयरन मैन सूट बनाए हैं, और उन्हीं सूट्स में से एक सूट है मॉडल 53, जो कि एक फ्लाइंग कार में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो बेसिकली यही समझ लो कि आयरन मैन ट्रांसफॉर्मर भी है। वैसे आपका फेवरेट ट्रांसफॉर्मर कौन है? अगर आप मार्वल कॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपको आयरन मैन के एक्सट्रीमिस्ट आर्मर के बारे में तो पता ही होगा, और इन्फिनिटी वॉर का मार्क 50 आर्मर भी कुछ इसी से इंस्पायर्ड है। एक्सट्रीमिस्ट आर्मर टोनी के बॉडी के अंदर स्टोर होता है, और जब टोनी को जरूरत होती है तो वो बाहर आ जाता है। ये आर्मर नहीं, बेसिकली रिलेशनशिप ही हो गया। जब टोनी स्टार्क ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को ज्वाइन किया था तो उसने एक ऐसा सूट बनाया था जो स्पेस ट्रैवल कर सके। अब आप ये तो जानते हैं कि स्पेस ट्रैवल में ज्यादा बाथरूम वगैरह नहीं होते, तो टोनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने सूट में कैथीटर लगा लिया। अब ये कैथीटर क्या होता है ये आप गूगल से पता कर लो। टोनी स्टार्क के पास इतने सारे सूट्स हैं तो जाहिर सी बात है कि हर सूट का कलर सेम तो होगा नहीं। उसका पहला सूट ग्रे कलर का था, फिर उसके बाद उसने सिल्वर कलर का सूट बनाया,
और फिर सिल्वर और ब्लू के मिक्सचर का एक सूट बनाया, और स्टेल्थ मोड के लिए तो उसने ब्लैक कलर का सूट भी बनाया है। और जो उसका सबसे कॉमन सूट है उसका कलर तो आपको पता ही होगा, वो है रेड और गोल्ड। टोनी स्टार्क की सबसे बढ़िया चीज ये है कि वो हर सिचुएशन के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहता है। उसके पास स्पेस और स्टेल्थ सूट्स तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ उसके पास एक एक्वा सूट भी है जो कि अंडर वाटर काम करने के लिए बना है। सीधे सीधे कह लो कि टोनी स्टार्क एक रोबोटिक एक्वामैन है, बस वो मछलियों से बात नहीं कर सकता। अब आपने एमसीयू की मूवीज में ये तो देखा ही होगा कि टोनी स्टार्क अपनी वॉइस की मदद से अपने सूट को कंट्रोल करता है, लेकिन 1963 में जब आयरन मैन पहली बार आया था तब सीन कुछ और ही था। टोनी स्टार्क अपनी जीभ की मदद से हेलमेट के अंदर जो बटन्स हैं उनको दबा के ही सूट को ऑपरेट करता था। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, सच बोल रहा हूँ। स्टैनली ने टोनी स्टार्क को हॉवर्ड ह्यूग से इंस्पायर होकर बनाया था, जो कि रियल लाइफ में जीनियस, मिलियनियर, प्लेबॉय और फिलैंथ्रोपिस्ट थे। और अगर आजकल की बात कर लें तो आप इलॉन मस्क को ही रियल लाइफ आयरन मैन कह सकते हो। क्या आपको पता है कि मार्वल कॉमिक्स में भी सिविल वॉर 2 हुई थी, लेकिन टोनी स्टार्क इस सिविल वॉर में हारने वाली साइड में था, और कैप्टन मार्वल ने आयरन मैन को इतना नुकसान पहुंचाया था कि टोनी स्टार्क कोमा में चला गया था। मार्वल कॉमिक्स की सिविल वॉर टाइमलाइन सच में बहुत एपिक है। अब ये तो आपको पता ही होगा कि मार्वल कॉमिक्स में टोनी स्टार्क एक अल्कोहलिक है, और यही चीज आयरन मैन को सबसे अलग बनाती है कि एक सुपर हीरो को भी ह्यूमंस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। और इसकी थोड़ी सी झलक हमें आयरन मैन 2 में देखने को मिली थी, जब टोनी स्टार्क अपने बर्थडे पार्टी में ड्रंक होके रोडी से लड़ता है। ये वाला बहुत मस्त है। जब टोनी स्टार्क एआई की फॉर्म में होता है तब भी वो अल्कोहल की प्रॉब्लम से लड़ रहा होता है। अब सीधी सी बात है कि एआई के फॉर्म में टोनी ड्रिंक तो कर नहीं सकता, इसलिए वो अपने एआई का कोड ही कुछ इस तरह बनाता है कि उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। समझ रहे हो ना? अगर किसी को रियल लाइफ में अपना खुद का एक आयरन मैन का सूट बनाना है, जो कि फिलहाल अभी तो एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन आने वाले फ्यूचर में जरूर दिखने वाला है, तो उसके लिए सिर्फ $100 मिलियन ही लगेंगे। बस इतने से हो सकता है। अगर हम सुपर हीरो बिलियनर्स की बात करें तो ज्यादातर 2 ही नाम याद आते हैं, टोनी स्टार्क और ब्रूस वेन। लेकिन इस मामले में ब्रूस वेन ने टोनी स्टार्क को पीछे छोड़ दिया था। अगर हम स्टार्क इंडस्ट्रीज की एनुअल $1 बिलियन की बात करें तो वो कुछ $21 बिलियन है, और वहीं अगर वेन इंटरप्राइजेस की बात करें तो वो $31 बिलियन है। वैसे कोई कंपटीशन थोड़ी ना चल रहा है। 2013 में फोर्ब्स ने एक फिक्शनल 15 की लिस्ट निकाली थी, जिसमें उसने सबसे अमीर फिक्शनल कैरेक्टर्स को रैंक किया था, और उस लिस्ट में टोनी स्टार्क नंबर 4 पे था, और उसकी एस्टिमेटेड वर्थ थी $12.4 बिलियन। तो सही सही बताना कि कितने फैक्ट्स आपको पता थे और कितने नए फैक्ट्स आपको पता चले। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है। और ऐसी ही अमेजिंग मार्वल से रिलेटेड वीडियोस को मिस नहीं करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलना। अच्छा तो फिर चलते हैं।